आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़राअत रियासत का एक अहम शोबा है जहां पर कई रोज़गार के मौके फराहम किए जाते हैं। चारजुम्बे के रोज़ वज़ीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के मुंचितिल मंडल में एग्रोज़ के ज़ेर एहतमाम 45 रोज़ा खुसूसी तरबियती कैंप का शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। वाजरे के स्वर्णा भारत ट्रस्ट स्टेट एग्रो क्लिनिक के इंतज़ामिया के इश्तराक से ये कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस मौके पर एग्रोस के MD रामुलू, मैनेजिंग प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सनतकारी में इजाफा हुआ है और 15 लाख अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार मिला है। उन्होंने याद दहानी कराते हुए कहा कि बरक़ी की सहूलत नहीं होने से मुत्तहिदा रियासत में कई सनतें बंद हो गईं, जिसकी वजह से 6 लाख अफराद मुलाजमतों से महरूम हो गए थे। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल गया है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद मुल्क की बेशतर सनतें सरमायाकारी के लिए आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में देही और शहरी निज़ामों में कोई फ़र्क नहीं होता है। शहरों के साथ देहातों में भी अब रोज़गार के मौके फराहम होंगे। పలువురు వ్యవసాయ పట్టభద్రులు, బయాలజికల్ సైన్సెస్ జీవశాస్త్రాల్లో పట్టభద్రులు, పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్లో డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఈ ట్రైనింగ్లో ఈ 45 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు ఉన్నారని చెప్పి నాకు సంస్థ వారు తెలపడం జరిగింది. ముందుగా మీ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు అందజేస్తున్నాను. ఒక మంచి ట్రైనింగ్, అదేవిధంగా ఫస్ట్ బ్యాచ్, ఈ ట్రైనింగ్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ రాష్ట్రంలో నేను బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత రాములు గారు క్రియాశీలకంగా పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటి నుంచి రాజమోహన్ గారు ఇతర సిబ్బంది అందరూ ఒట్టిగా ఏది కాదండి. నేను ఒక ఎగువ మధ్య తరగతి రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన. మా పేరెంట్స్ రైతులు, చదివించినారు కష్టపడి. నేను న్యాయశాస్త్రం చదువుకొని ఆ తర్వాత న్యాయవాదిగా, చాలా విద్యావంతమైన న్యాయవాదిగా నేను పేరు గడించిన కాదు, ఎస్టాబ్లిష్ అయినా. సమాంతరంగా ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండాలి, రాజకీయ రంగంలో ఉండాలన్న అభిలాషతో సీరియస్గా పనిచేస్తూ వస్తాను. సరే, కొందరికి అవకాశాలు ఇవాళ ఇక్కడ వస్తే. बरसरे इख्तिदार जमात TRS ने हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS तलबा तंजीम TRS-V के कायद G श्रीनिवास यादव को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। सदर TRS व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने श्रीनिवास यादव के नाम का ऐलान कर दिया। श्रीनिवास यादव का आबाई वतन करीमनगर जिले के वेंकावन्ना मंडल का हिम्मतनगर है। वो 21 अगस्त 1983 में पैदा हुए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA और LLB की तालीम हासिल की। वाज़रे के हुजूराबाद असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र ने TRS पार्टी रियासती काबीना और असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, जिसके बाइस ये हल्का खाली हो गया है। यहाँ अनकरीब ज़िमनी इंतखाब मुनक़िद होने वाले हैं। ज़िमनी इंतखाब के अलामिया जारी होने से कबल ही यहाँ सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। साबिक़ वज़ीर राजेंद्र BJP से मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हुजूराबाद का दौरा करते हुए रियासती वज़रा G कमलाकर के ईश्वर और सैकड़ों TRS कारकुनों के हमरा मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए हुजूराबाद असम्बली हल्के के कई इलाके जात का दौरा करते हुए 16 अगस्त को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुजूराबाद और जलसे आम को कामयाब बनाने की अमली तौर पर तशहीर की। इसके अलावा वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की। रियासती वज़रा हरीश राव और G कमलाकर ने खुद मोटरसाइकिल चलाते हुए रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर हरीश राव का जगह जगह वालेहाना खैर मकदम किया गया।
गुजारिश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी कायदीन को चैलेंज करते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस और बीजेपी जेर इख्तियार वाली रियासतों में 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है। हरित हरम प्रोग्राम के तहत करोड़ों पौधे लगाए गए थे, उसकी वजाहत करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देही व शहरी तरक्याती प्रोग्रामों के तहत शहरों के साथ साथ देहात की भी तरक्की अमल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने हुजराबाद असेंबली ज़िमनी इंतखाब में नौजवान कायद जी श्रीनिवास यादव को पार्टी उम्मीदवार बनाने का खैर मकदम करते हुए बताया कि जिस तरह नागार्जुना सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाब में एन भगत ने सीनियर कांग्रेस कायद जाना रेड्डी को शिकस्त दी थी, उसी तरह जी श्रीनिवास यादव ई राजेंद्र को शिकस्त से दो चार कर देंगे। నర్సరీ మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి పల్లె ప్రగతి ద్వారా ఎక్కడైనా దేశంలో చూపించగలుగుతారా? ఈ షోకాల్ నాయకులు హైదరాబాద్ సిటీలో ఆ రోజు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు ఉంటే కారు పోతే కారు ఇస్తాం, మోటార్ సైకిల్ పోతే మోటార్ సైకిల్ ఇస్తాం, ఇవన్నీ మాట్లాడినటువంటి నాయకులు ఎక్కడ వైపు ఈ రోజు మమ్మల్ని అడిగాము. 2 గంటల హైదరాబాద్లో మేము గెలిచినామంట. హైదరాబాద్ మేయర్ ఎవరు, హైదరాబాద్ డిప్యూటీ మేయర్ ఎవరు, సీట్లు తగ్గిండొచ్చు. కాబట్టి మనం మాట్లాడేటువంటి పద్ధతులు, మన ప్రవర్తన శైలి, అంతేగాని మీరు కూడా ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ఇక దానికి ప్రజలు బ్రహ్మాండమైనటువంటి సమాధానం చెప్తారు. మేము కూడా మాట్లాడగలుగుతాం, మేము కూడా అన్ని విధాలుగా రెడీ ఉన్నాం. కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పేది మన ప్రభుత్వం ఉన్నది, మన బాధ్యత. बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी को बम्पर ऑफर पेश करते हुए कहा कि पार्टी छोड़कर अगर वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनका बेहतर मुस्तकबिल होगा। धर्मापुरी अरविंद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रंजीत रेड्डी ने मरकज से पोल्ट्री फार्मों के लिए मकई की दरामद की इजाज़त मांगी है, जबकि केसीआर रियासत में मकई की बेतहाशा ज़ख़ीरा मौजूद होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर नहीं चाहते थे कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा मिले। मरकजी वजीर ने एनआरआई के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम का तहरीरी जवाब दिया है। मरकजी हुकूमत ने एनआरआई को मौका दिया है कि वो 28 दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं, ताहम रियासत तेलंगाना में एनआरआईज़ को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है और इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को ख़त भी लिखा गया है, ताहम अभी तक कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया है। కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఉందో WHO అప్రూవ్డ్, అది 6 to 8 వీక్స్ నుంచి ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ మధ్యలో 6 to 8 వీక్స్ నుంచి 12 to 16 వీక్స్కి పెంచడం జరిగింది. కానీ ఎన్ఆర్ఐల కోసము 28 రోజులు దాటంగానే తీసుకునే అవకాశం సెకండ్ డోసు కేంద్రం కల్పించింది. వాళ్ళు చదువుకునే పిల్లలు తగిన డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చినట్టయితే, ఎంప్లాయ్మెంట్లో గల్ఫ్లో ఉన్నవాళ్ళు, గల్ఫ్ కార్మికులు అందరూ కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలు తెలియజేసినట్టయితే 28 రోజులు కాగానే కోవిషీల్డ్ సెకండ్ డోసు కూడా తీసుకునే సౌకర్యం కేంద్రం కల్పించింది. ఫస్ట్ డోసులో పాస్పోర్ట్ వాడని వాళ్ళకి కూడా ఏ డాక్యుమెంట్ అయితే कांग्रेस के सीनियर कायद मल्लू रवि ने कहा कि इंद्रवली इजलास की शानदार कामयाबी से टीआरएस पार्टी कायदीन खौफजदा हो गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के बयानात नए नहीं हैं, बल्कि जो केसीआर पिछले कुछ सालों में जो बयानात दे रहे हैं वही हैं। जो जमहूरियत का बुनियादी उसूल गलतियां हो जाने पर माफ़ी मांगना है और साबिक़ा में कांग्रेस पार्टी ने कई मरतबा मुआज़रत ख्वाही भी की है, चुनांचा कांग्रेस कायदीन भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ की गई बयानबाजी पर मुआज़रत ख्वाही करें। मल्लू रवि ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहमत करते हुए सियासत कर रही है। मल्लू रवि ने कहा कि कांग्रेस दलितों और कबायलियों के मसाइल की यकसुई के लिए लड़ना बंद नहीं करेगी। इस मौके पर कांग्रेस कायद जी निरंजन ने भी मीडिया से बात करते हुए चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ज्वाला नरसिम्हा को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए गवर्नर को एक खत पेश किया गया है। ఇంద్రవల్లి దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ దండోర మీటింగ్
फुल्ली सक्सेसफुल हुआ। इसीलिए टीआरएस एमएलएस मिनिस्टर बाहर आके जो सब्जेक्ट मीटिंग में बात करा उसको छोड़ के वो पर्सनल अटैक रेवंत रेड्डी के ऊपर कर रहा है। इसीलिए ये कर रहा, लोग उसको रिप्लाई करने में वो पीछे जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी पहले दलित गिरिजन को 3 एकड़ लैंड क्यों न दिया देते बोल के पूछा, वैसा डबल बेडरूम क्यों न दिया बोल के पूछा, 65,000 रुपीस क्यों खर्च नहीं करे बोल के पूछे। इसका एक एमएलए एक मिनिस्टर भी रिप्लाई नहीं दिया। सब वो लैंग्वेज ठीक नहीं बोल के बोल रहा। जो लैंग्वेज में रेवंत रेड्डी बात करा वो लैंग्वेज का ओनर कर्ता कर्मा क्रिया केस साहब को जो तनख्वाह दिया जाता गवर्नमेंट ट्रेजरी से दिया जाता, सीपीआरओ का जिम्मेदारी ये होता गवर्नमेंट के बीच में और आवाम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के लिए और गवर्नमेंट के जो वेलफेयर मेजर्स है उस वेलफेयर मेजर्स को आवाम को समझाने के लिए आवाम तक उसका समाचार देने के लिए उनका जिम्मेदारी होता। उनका जिम्मेदारी ये नहीं होता रूलिंग पार्टी के सियासी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के वास्ते सियासत में उंगली रखना उनका जिम्मेदारी नहीं होता। बदकिस्मती इस बात की है 5 तारीख के दिन ज्वाला नरसिम्हा राव साहब जो चीफ मिनिस्टर साहब के सीपीआरओ है आंध्र ज्योति में एक आर्टिकल लिखे। उस आर्टिकल में उन्होंने ये बताए तेलंगाना के लिए ही टीआरएस में दूसरे पार्टीज के लोग मिल रहे जो ज्वाइनिंग्स हो रहे तेलंगाना के लिए बोल के उन्होंने उसके अंदर लिखे। और उन्होंने ये भी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वैएस शर्मिला ने सवाल किया कि क्या हुकूमत के लिए काम करने वालों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सीएम केसीआर की जिम्मेदारी नहीं है? अगर केसीआर अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरतते हैं तो क्या फील्ड असिस्टेंट्स उनको ये बात याद दिलाते हुए हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगे तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने की बजाय उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शर्मिला ने इंदिरा पार्क में कॉन्ट्रैक्ट फील्ड असिस्टेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए धरने में शिरकत की और उनके साथ इजहार एकजहती किया। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल की परवाह नहीं करने वाले केसीआर को वज़ीर आला के ओहदे की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 7,560 ख़ानदानों को बेरोज़गार कर दिया गया, उसको भूलकर उसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाया गया। आरटीसी वर्कर्स के हड़ताल करने पर उनको हरासा किया गया। केसीआर ने आरटीसी यूनियनों को कमज़ोर किया है। शर्मिला ने कहा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद करती रहेगी। కేసీఆర్ గారిలో మాత్రం చలనం లేదు. ఎవడు ఎట్లా చేస్తే నాకేమి నా ఇంటికి 5 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని మురిసిపోతున్నాడు కేసీఆర్ గారు. అది ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోని పరిస్థితి. ఒకప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రం వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నమ్మి నియామకాల కోసం ఉద్యమంలో పాల్గొని అప్పుడు 1200 మంది ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నియామకాల కోసం 100 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఏమిటి తేడా? ఏమి సాధించాం ఇన్నేళ్ళు? ఏమయ్యాయి ఉద్యమ లక్ష్యాలు? ఏమయ్యాయి ఉద్యమ ఫలితాలు? ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు? ఒక కేసీఆర్ గారు ఆయన కుటుంబము టీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్ప ఎవరికైనా ప్రజలకు ఏమైనా మేలు జరిగిందా? ఒక్క ఉద్యోగం అన్నా వచ్చిందా ఒక ఇంటికి? जिले मेदक पुलिस ने वेलुर्ती मंडल में कार के शोलापोश होने के केस को हल करने का दावा किया है। पुलिस ने तस्दीक की कि कारोबारी लेन देन ही कत्ल की वजह है। 1.5 करोड़ रुपये के मामले में धर्मापुरी श्रीनिवास के दीगर ताजरीन के साथ इख्तिलाफात होने का भी पुलिस ने इंकशाफ किया है। लोन की अदम अदायगी पर
ही रामपेट रूट पर श्रीनिवास का बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी नाश को कार की डिक्की में डालकर कार को आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 मुलजिमान को हिरासत में लेने का दावा किया है। इसके अलावा मुलजिमान को पुलिस आज मीडिया के सामने भी पेश करेगी। तारीख खिले गोलकुंडा में 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं। सिलसिले में यौम आज़ादी के मौके पर की जाने वाली पुलिस परेड का आज तारीख खिले गोलकुंडा में रिहर्सल किया गया। वाजरे के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को सुबह 10:30 पर कौमी परचम लहराएंगे और परेड को सलामी देने के अलावा तकरीब से भी खिताब करेंगे। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने मादनापेट पुलिस के हमरा मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़िए कुरमुगुड़ा में एक मकान पर छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर सट्टाबाजी करने के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनके कब्जे से सट्टे की रकम को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। गच्चीबौली के इलाके अंजया नगर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में 10 साला लड़का हादसाती तौर पर ऑटोमेटिक रूलिंग शटर में दबने से हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली में वाक़े टीवीएस शोरूम की इमारत के सामने खेल के दौरान नामालूम अफराद की जानिब से ऑटोमेटिक शटर का रूलिंग बटन ऑन करने के नतीजे में एक लड़का शटर में दब गया, जिस पर लड़के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि लड़के के वालिद अर्जुन कॉम्प्लेक्स में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। इतला के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। एक तवील वक्फे के बाद हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो एपी के श्रीहरिकोटे की खलाई बंदरगाह से GSLV मिशन के हिस्से के तौर पर ज़मीन के मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS 3 को छोड़ेगा, जिसके लिए 26 घंटे की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। इसरो के ज़राए ने कहा कि इसरो के सतीश धवन खलाई मरकज़ के दूसरे लॉन्च पैड से इसको कल सुबह 5 बजे छोड़ा जाएगा। EOS 3 ज़मीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट है जिसको मदार में भेजा जाएगा। 2268 किलो वाले EOS या जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT मुल्क का पहला ज़िमनी मुशाहिदाती सैटेलाइट है। पेगासस जासूसी केस, किसानों का मसला और महंगाई के सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जारी तातुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका और लोकसभा की कार्रवाई मुक़र्ररा तारीख से 2 दिन पहले गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन को पिछले दिनों ऐवान के 4 साबिक़ मेंबरान की मौत के बारे में आगाह किया। ऐवान ने उनके एजाज़ में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसके बाद बिरला ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान किया है। खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।